आज हम आप लोगों के बीच एनसीईआरटी सीरीज लेकर के आए हैं। ठीक है, मेरा नाम के सर हुआ और आपके गौरव सर के प्रयासों के द्वारा ये स्टार्ट किया जा रहा है सीरीज। इसमें गौरव सर का योगदान है कि एनसीईआरटी सीरीज एक चलाया जाए। तो इसमें हम सबसे पहले आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी। ओके, एनसीईआरटी जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होता है और काफ़ी कुछ लोग इसको लेंदी भी मानते हैं, जो समझने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो हम आशा करते हैं कि एनसीईआरटी का जो ये सीरीज स्टार्ट हो रहा है, इसमें तो आप जानते हैं कि एनसीईआरटी में ज्योग्राफी भी आएगा, सिविक्स भी आएगा, उसके बाद इकोनॉमिक्स भी आएगा, फिर एनसीईआरटी सीरीज में साइंस भी आएगा। तो सारे जो हैं वो आपको बेसिक से बेसिक पढ़ाए जाएंगे, क्लास 6 से उठाया जाएगा सारा चीज़। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, टीटेट, बीटेट या फिर बीपीएससी या फिर बीपीएससी सिविल सर्विस या फिर यूपीएससी, कोई भी एग्जाम हो या फिर दरोगा, उसमें एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। आजकल क्या है कि लोग ल्यूसेंट पढ़ लेते हैं या फिर कुछ और पढ़ लेते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाता कोई कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हूबहू यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं और एनसीईआरटी एक आधार बनाने का काम करता है। तो आइए हम एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आज हम आपके सामने लेके आए हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इसमें आप चैप्टर्स देख रहे हैं, जैसे क्लास 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी में जो आपका पहला चैप्टर है वो क्या है। इसमें आपका जो पहला चैप्टर है वो है सौर मंडल में पृथ्वी। दूसरा क्या है, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तीसरा है पृथ्वी की गतियां। चौथा है मानचित्र। पांचवा है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। एंड छठा है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। राइट। और एक और है हमारा देश भारत। इतने चैप्टर्स हैं। तो आज हम सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, सौर मंडल में पृथ्वी। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप क्लियरली शांति से इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें पूरा भरोसा है कि आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। आप पढ़ करके अपना मोबाइल या लैपटॉप जिसमें भी आप देख रहे हैं उसको आप रख दीजिएगा, उसके बाद आप भुलाने से भी इसको नहीं भुला पाइएगा। ये एक ऐसा शानदार आज का लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग सही से इसको देखेंगे, सुनेंगे एंड इस पे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है, सौर मंडल में पृथ्वी। क्या नाम है, सौर मंडल में पृथ्वी। तो आइए हम बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। सबसे पहला चैप्टर जो है वो है सौर मंडल में पृथ्वी। देखिए, आप अब बच्चे नहीं हैं, आपको तो सारा चीज पता है कि क्लास 6 कहने के लिए है, लेकिन आपको आपका जो पढ़ने का नजरिया होगा वो और लोगों से थोड़ा सा अलग होगा। मतलब छोटे बच्चे जो पढ़ते हैं 6 का एनसीईआरटी, तो उनके लिए हर लाइन इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपके लिए कुछ प्रमुख पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिसमें आप उसको नोट डाउन कर सके, उसका नोट्स बना सके। तो ये सारा चीज़ हम अंडरलाइन करते चलेंगे और समझाते चलेंगे, आपको भी आइडिया लग जाएगा कि किस चीज़ को हमको अपने नोटबुक में लिखना है और किसको नहीं लिखना है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सौरमंडल में पृथ्वी, इसमें ढेर सारी बातें लिखी गई है। अब इसमें एक चीज यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट लगा, जो स्पष्ट लिखा गया है, वो है आपका पूर्णिमा। क्या है, पूर्णिमा। तो आइए पढ़ते हैं पूर्णिमा क्या है। तो देखिए, जब आप आकाश की तरफ देखते हैं, जब आप आकाश की तरफ देखते हैं तो रात में आपको कई चमकीली चीजें दिखाई पड़ती है, जिसमें तारे भी दिखाई देते हैं। रात में आपको चंद्रमा भी दिखाई पड़ता है। तो आप आसमान में जब कभी भी कुछ देखते हैं तो दिन में तो आपको चमकता हुआ सिर्फ एक ही चीज दिखाई देता है, जिसका नाम है सूर्य, जिसे आप नजर में नहीं मिला सकते। लेकिन रात्रि के समय आप कई चीजें देखते हैं, तो आप उसमें से एक चांद को भी देखते हैं। तो उसी चांद से रिलेटेड है पूर्णिमा। तो जब कभी आप रात्रि में चांद को देखते हैं, और जिस दिन आपको चांद पूरा एक बड़ा गोला जैसा दिखाई देता है, चांद में एक भी कॉर्नर उसका खाली नहीं होता, पूरी तरीके से स्फेरिकल दिखाई देता है, तो उस रात्रि को कहा जाता है पूर्णिमा। यानी पूर्णिमा की रात्रि एक ऐसी रात्रि है जिस दिन चांद अपने पूर्ण रूप में होता है, पूरा एक गोला चांद का दिखाई देता है, और चांद का उस दिन मैक्सिमम प्रकाश होता है धरती पे। ठीक, तो आइए देखते हैं पूर्णिमा के बारे में क्या लिखा गया। लिखा हुआ है कि अगर आप जो कुछ भी देखते हैं उसमें से कुछ आपको टिमटिमाते हुए तारे प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अलग है।
इन चमकीली वस्तुओं के साथ साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को देखते हैं। किसको देखते हैं? चंद्रमा को देखते हैं। और यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई देता है। जैसे एक दिन तो आपको चंद्रमा का पूर्ण रूप दिखाई देता है, फिर उसके बाद देखते हैं उसका साइज घटता चला जाता है, और एक दिन अचानक से चांद दिखना बंद हो जाता है। उस दिन पूरा अंधेरा होता है, जिसको अनहरिया रात बोला जाता है नॉर्मली देहात में। तो जिस दिन आपको पूरी तरीके से चांद ही नहीं दिखाई दे, बिल्कुल अंधेरा हो और केवल तारे दिखाई दे, उस रात्रि को कहा जाता है अमावस्या। तो क्या आप डिफरेंस बता सकते हैं कि पूर्णिमा और अमावस्या में क्या अंतर है? तो अमावस्या एक ऐसी रात है जिस दिन चांद का एक छोटा सा हिस्सा भी आपको दिखाई नहीं देगा, चांद ही नहीं होगा उस दिन। अंधेरी रात्रि होगी, केवल तारे टिमटिमाते हुए आकाश में दिखाई देंगे। लेकिन पूर्णिमा एक ऐसी रात्रि है जिस दिन चांद जो है वो अपने असीम रूप में होता है, चांद पूरा गोलाकार रूप में दिखाई देता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यानी पूर्णिमा की रात्रि महीने में एक बार ही आप देख सकते हैं, एक बार में एक ही दिन देख सकते हैं। और यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। और 15 दिन के बाद जैसे जैसे चांद का साइज छोटा होता चला जाएगा, उसके बाद चांद दिखना बंद हो जाएगा, तो एक नए चंद्रमा की रात्रि आएगी जिस दिन आपको चांद नहीं दिखाई देगी। तो उस रात को कहा जाता है अमावस्या। अमावस्या का रात बहुत खतरनाक माना जाता है। अमावस्या के दिन जो है वो क्या बोलते हैं, जो डायन होती है, जोगन जो होती है, वो सब अपने सिद्धि प्राप्त करती है। पूरा अंधेरा होता है, रात में बाहर जाने में डर भी लगता है। तो अमावस्या का रात काफी खतरनाक माना जाता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि दो ही चीज आपके लिए यूजफुल है रहा इस पेज में, एक पूर्णिमा और दूसरा अमावस्या। पूर्णिमा महीने में केवल एक दिन आएगा, 15 दिन बाद अमावस्या की रात्रि होगी जिस दिन आपको चांद नहीं दिखाई देगा। पूर्णिमा को चांद आप पूर्ण रूप से देख सकते हैं, यानी कि पूर्ण चांद को देख सकते हैं। राइट, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस पेज में। और वैसे हम चाहते तो पूरा पढ़ते, लेकिन ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है। ये तो बच्चों के लिए कि वो पढ़ेंगे तो उनको इजीली कहानी की तरह समझ में आएगा। लेकिन आपको जहाँ फोकस करना है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए मेन बिंदु होना चाहिए कि आपका फोकस कहाँ पे, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक पूर्णिमा और दूसरा अमावस्या। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ओके, आगे नेक्स्ट पेज में चलते हैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें दिखता है, आइए देखते हैं। अब देखिए इसमें बहुत अच्छी बात लिखी गई है। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? हमें बिल्कुल आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि दिन के समय ऐसा होता है कि सूर्य का प्रकाश इतना ज़्यादा होता है कि जो चांद है या फिर जो अन्य तारे हैं उनका प्रकाश उसमें विलुप्त हो जाता है, और हमें आइडिया नहीं लगता है कि ऊपर चांद भी है या फिर तारे भी होते सब हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते। रीजन क्या है? रीजन है आपका सूर्य। क्योंकि सूर्य जो है वो आपके धरती के सबसे निकटतम तारा है। हमारे पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन है? सूर्य है। और सूर्य कहने के लिए निकटतम लग रहा है, लेकिन इतना भी नजदीक नहीं है। सूर्य का दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य हमारे इस पृथ्वी से लगभग कितना किलोमीटर दूरी पर है? तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर सूर्य स्थित है। क्लियर? तो यहाँ देखिए कह रहा है कि क्या आपको आश्चर्य नहीं होता? तो हमें तो बिल्कुल आश्चर्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि सूर्य के कारण हमें अन्य चीजें दिखाई नहीं देती है दिन में, लेकिन रात में सूर्य नहीं होता है इसलिए अन्य चीजें दिखाई देती है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। वही बात जो हमने अभी आपसे डिस्कस किया, वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। अब एक पॉइंट है खगोलीय पिंड। तो ध्यान से सुनिए खगोलीय पिंड क्या होता है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, खगोलीय पिंड कहलाती। यानी रात में हम अपना मुंडी ऊपर करेंगे और जितना कुछ हमें दिखता है, या फिर दिन में हमें जो कुछ भी आसमान में दिखता है, वो सारा चीज क्या है? खगोलीय पिंड। तो दिन में आपको केवल सूर्य दिखाई देता है, लेकिन रात में जब आप देखते हैं तो आसमान का अवलोकन अच्छी तरीके से कर पाते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, वो क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड कहलाती है। क्लियर है? तो खगोलीय पिंड, आकाश में दिखने वाला हर वो चीज क्या है? खगोलीय पिंड। चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो चंद्रमा हो, या फिर कोई अन्य तारे हो, वो सभी किस श्रेणी में आएंगे? खगोलीय पिंड कहे जाएंगे। तो अभी तक हमने मात्र 3 पॉइंट, आपको सारा चीज याद होता चला जाएगा। एक हमने डिस्कस किया पूर्णिमा। पूर्ण चंद्रमा वाली रात्रि को पूर्णिमा कहा जाता है। पूर्णिमा के ठीक 15 दिन के बाद क्या आता है? अमावस्या आता है। अमावस्या के दिन हमें
चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, उस दिन पूर्ण अंधेरा होता है, आकाश में एकदम चमकता हुआ एक एक तारा स्पष्ट दिखाई देता है। क्लियर है। उसके बाद हमने देखा खगोलीय पिंड। तो खगोलीय पिंड क्या है? तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, और इन खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। मतलब आसमान में दिखने वाला हर वो चीज खगोलीय पिंड है, लेकिन कुछ खगोलीय पिंड ऐसा है जिसके पास खुद का लाइट, खुद का हीट होता है, और जिसके पास खुद का लाइट एवं खुद का हीट होता है और वो काफी बड़े आकार के होते हैं, तो उन खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? तारा कहा जाता है। मतलब तारा एक ऐसा चीज है जिसके पास खुद का लाइट है, खुद का हीट है, और उसका साइज भी काफी क्या है? बड़ा है। अब सोचिए ना कि सूर्य भी क्या है? एक तारा है, क्योंकि सूर्य के पास भी खुद का लाइट है, खुद का हीट है, हीट उत्सर्जित करता है, लाइट भी उत्सर्जित करता है। करता है या नहीं करता है? लेकिन सूर्य के अलावा भी बहुत सारे तारे हैं। रात में जब आप ऊपर देखते हैं तो आपको कई सारे तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो वो जो तारे हैं वो आपसे काफी दूरी पर है, यानी कि सूर्य आपसे 15 करोड़ है तो वो हो सकता है 30-50 इतना करोड़ किलोमीटर हो। तो इतना ज्यादा डिस्टेंस पर है वो तारे कि उनका लाइट, उनका प्रकाश आप तक नहीं पहुंच पाता है, और आपको लगता है कि वो छोटे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो उसमें से कुछ ऐसे भी तारे हैं जो सूर्य से काफी बड़े हैं, सूर्य से काफी बड़े हैं। तो तारे क्या होते हैं आपको समझ में आया? तारा वो होता है जिसके पास खुद का लाइट एवं खुद का हीट होता है, उसे हम तारा कहते हैं। और तारा भी एक प्रकार का क्या है? खगोलीय पिंड है। क्लियर है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ध्यान में कर, आप रिपीट माइंड में कीजिएगा तभी चीजें आपको याद रहेंगी। आपने क्या पढ़ा एक बार बताइए? आपने पूर्णिमा पढ़ा, अमावस्या, खगोलीय पिंड क्या होता है, और अब हमने जाना है कि तारा क्या होता है। क्लियर है। आगे नेक्स्ट पेज की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है एक बार जरा देखते हैं भाई। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 6 क्लास का है, आप अच्छे से इसको देखेंगे तो सब चीज़ आपको समझ में आएगा, इसमें कोई दिक्कत आने वाली राइट। अब क्या है कि कह रहा है कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। हमने कहा ना कि सूर्य से बड़े भी तारे हैं और सूर्य के जैसे भी तारे हैं। सूर्य से इतने बड़े बड़े तारे हैं कि उनका प्रकाश और उष्मा बहुत ज्यादा है, लेकिन दिक्कत क्या है? काफी दूरी पर है। काफी दूरी पर होने के कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें लाइट कम है, और हमने बचपन में सोच रखा था कि बहुत छोटे छोटे हैं, सूर्य के सामने इनकी कोई औकात नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सूर्य से भी बड़े बड़े हैं। डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण नहीं पता चलता है। तो रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी उष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं, तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। ये लाइन सिर्फ पढ़ने के लिए हमने आपको समझा दिया ऑलरेडी। जहां पर इंपॉर्टेंट है वहां पर हम अंडरलाइन करेंगे। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। बात तो सही है, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो चीजें साइज में छोटी दिखाई देगी। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। तो उसी के तरह आपका जो तारा है रात्रि में आप देखते हो काफी ऊंचाई पर, जिस कारण से उसका साइज छोटा दिखाई पड़ता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं। जब आप रात्रि में देखेंगे आसमान में तो आपको दिखेगा कि स्टार सब जो है कुछ निश्चित क्रम में सजा हुआ है, और इस तरीके से वो सजा हुआ है कि आप अगर सबको मिला दे, इमेजिन करें, तो आपको दिखेगा कुछ एक शेप बन रहा है। कोई शेर की तरह दिख रहा है, तो कोई 7 ऋषियों की तरह दिख रहा है बैठा हुआ। इस तरीके से अलग अलग शेप साइज में दिखेंगे। तो अगर कई सारे तारे एक निश्चित क्रम में सजा करके बैठे हैं, मतलब एक निश्चित क्रम में सज करके बैठे हैं, तो उन आकृतियों को एक नाम दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं नक्षत्र मंडल। क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल। यानी कि तारों का ग्रुप ही नक्षत्र मंडल है, तारों का समूह ही क्या है? नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल का एग्जाम्पल है। नक्षत्र मंडल का एग्जाम्पल क्या दिया गया है? अर्सा मेजर या बिग बियर। बहुत आसानी से पहचान में आते हैं। जैसे कि एक नक्षत्र मंडल है, फेमस है सप्तऋषि, जो कि सप्तऋषि यानी कि 7 ऋषियों का समूह माना जाता है, और ये नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि
नक्षत्र मंडल का एग्जाम्पल दीजिए, तो आपने कहा कि अर्सा मेजर या बिग बियर। फिर आपसे कहा जाएगा कि सप्तऋषि क्या है, तो सप्तऋषि भी एक नक्षत्र मंडल है, क्योंकि वो 7 तारों का समूह है। और सप्तऋषि किसका भाग है, तो वो अर्सा मेजर का भाग है। सप्तऋषि किसका भाग है, अर्सा मेजर का भाग है। क्लियर है? तो नक्षत्र मंडल क्या होता है समझ में आ गया। सिंपल सी लाइन, तारों का समूह ही क्या है, नक्षत्र मंडल कहलाता है। अलग अलग नाम दिए गए हैं। कुछ नक्षत्र मंडल हैं जैसे कि अर्सा मेजर या बिग बियर, और जो सप्तऋषि है ये भी एक नक्षत्र मंडल है, लेकिन वो किसका भाग है, नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप ध्यान दीजिएगा, आप चीज़ों को दिमाग में रिपीट, जब तक हम पेज ऐसे ऐसे कर रहे हैं तब तक आप ऊपर से 2-4 चीज़ सोच सकते हैं। पूर्णिमा, अमावस्या, खगोलीय पिंड, तारा, नक्षत्र मंडल, ये दिमाग में रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि छोटा छोटा इसका मीनिंग है। कम ही शब्दों में इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें याद हो सकती है। वैसे जब हम चैप्टर खत्म करके जाने लगेंगे तो लास्ट में आपको हम सारा चीज़ रिकैप करवाएंगे फास्टली। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए। आगे हम बढ़ते हैं, हम यहाँ तक आ चुके थे। अब देखिए, पहले के समय में क्या होता था कि रात्रि के समय लोग जब यात्रा करते थे, तो पहले तो समय इतना विकसित नहीं ना था। अभी तो इतना समय विकसित हो गया कि आज हम आपके सामने पढ़ा रहे हैं, कैमरा लगा हुआ है, आप घर बैठे पढ़ रहे हैं, सारी सुविधाएं मौजूद है। तो पहले ऐसा नहीं था। पहले तो बहुत समय, आज से काफ़ी समय पहले दुनिया कुछ अलग टाइप की थी, जब हम लोग भी नहीं थे उस समय। तो पहले के समय क्या होता था कि रात्रि के समय दिशा का निर्धारण करना थोड़ा सा कठिन होता था कि हम किस दिशा में जाएं। तो उस समय उत्तर दिशा में एक, अभी भी होता है, उत्तर दिशा में एक तारा होता है जो कि हमेशा उत्तर दिशा में ही दिखाई देता है, और उससे उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। मतलब एक तारा है जो कि उत्तर दिशा में होता है, तो उस तारों के मदद से पता चल पाता था कि ये दिशा कौन सा है, उत्तर है। तो इस तारे का नाम क्या है, इस तारा का नाम है ध्रुव तारा। क्या नाम है, ध्रुव तारा। तो आपसे पूछा जाए कि ध्रुव तारा से किस दिशा का ज्ञान होता है, तो ध्रुव तारा की मदद से उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। ध्रुव तारा की मदद से किस दिशा का ज्ञान होता है, ध्रुव तारा की मदद से उत्तर दिशा का ज्ञान होता था। यानी कि प्राचीन समय में लोग अगर रास्ता भटक जाते थे तो ध्रुव तारा की तरफ इशारा करते थे कि अच्छा वहां है ध्रुव तारा, इसका मतलब ये दिशा कौन सा है, उत्तर, तो इसके अपोजिट क्या हो गया, दक्षिण। इस तरीके से अंदाजा लगाते थे। क्लियर है? तो ध्रुव तारा से किस दिशा का पता चलता है, उत्तर दिशा का। तो ये ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सप्तऋषि मंडल के जो तारे हैं उनको अगर आप सांकेतिक तरीके से अरेंज कीजिएगा तो वो ध्रुव तारा की तरफ आपको इंडिकेट कर देंगे, यानी कि आपको पहचान में कि ध्रुव तारा कौन है। वो थोड़ा ज़्यादा टिमटिमा हुआ, मतलब ज़्यादा चमकीला प्रतीत होता है आकाश में उत्तर दिशा में। आप सही से अगर इस चीज़ का अवलोकन करेंगे तो मम्मी पापा से आप पूछ सकते हैं, अगर आपको आइडिया नहीं लगे कि ध्रुव तारा कौन है तो आपको पता लग सकता है। राइट, आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में जो साइड में इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया जाता है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या है कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले होते हैं। जो बृहस्पति हैं और शनि और यूरेनस, 3 ग्रह के नाम दिया गया है, बृहस्पति, शनि और यूरेनस। इनके चारों ओर छल्ले होते हैं। क्या होते हैं, छल्ले होते हैं। और वो जो छल्ले हैं वो छोटे छोटे पिंडों से बने होते हैं, छोटे छोटे पत्थर के पिंडों से बने होते हैं। तो याद रखना है आपको कि छल्ले किनके चारों ओर होता है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस। बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर क्या पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, और इन छल्लों को हम शक्तिशाली दूरबीन से धरती से देख सकते हैं। क्लियर है? वैसे आप फिगर देखेंगे तो आपको शनि के चारों तरफ छल्ला स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन बृहस्पति में और यूरेनस में दिखाई नहीं देता, लेकिन होता है तीनों में। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, तीनों के चारों ओर क्या पाए जाते हैं, छल्ले। और उन छल्लों को हम पृथ्वी से शक्तिशाली दूरबीन से देख सकते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता चला कि जो तारे होते हैं उन तारों के पास अपना उष्मा एवं अपना प्रकाश होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी पिंड हैं, खगोलीय पिंड है, जिनके पास खुद का प्रकाश एंड खुद का उष्मा नहीं होता है। तो वैसे खगोलीय पिंड को हम कहते हैं ग्रह। क्या कहते हैं, ग्रह। देखिए, ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ठीक है, और ग्रह मेनली जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ग्रह किसके चारों ओर चक्कर लगाता है, सूर्य। आपका जो सूर्य है वो आपका सेंटर में है, और इस सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, ग्रह चक्कर लगाता है। कौन चक्कर लगाता है, ग्रह चक्कर लगाता है। तो
ग्रह एक ऐसा खगोलीय पिंड है, ग्रह को आप कैसे याद रखेंगे, ग्रह एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिनके पास खुद का प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है। तो फिर वो चमकता क्यों है? चमकता इसलिए है कि वो अपना प्रकाश और हीट किसी और से लेता है। उसमें क्या होता है कि साइंस का एक रिफ्लेक्शन प्रोसेस होता है, वो होता है जो आप क्लास 6 या 10th में जो कहीं पढ़ते हैं। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि एक ग्रह है यहाँ पे, एक आपका यहाँ पे सूर्य है। अब सूर्य से प्रकाश सभी दिशा में निकल रहा है, तो इसमें से कुछ प्रकाश जो है इस ग्रह पे पड़ा। अब ग्रह से टकराने के बाद ये प्रकाश जो है ये बाहर की दिशा में क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, टकराने के बाद लौटा। तो आप यहाँ पे थे, आप यहाँ पे थे, बैठे ब्रश कर रहे थे सुबह सुबह, आपको दिखा कि अरे यहाँ से लाइट आ रहा है। 4 बजे सुबह में आप ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं, एकदम परिश्रमी बालक हैं, तो आपने देखा कि यहाँ से प्रकाश आ रहा है, तो आपको ऐसा लगा कि अरे इस ग्रह से प्रकाश आ रहा है, लेकिन नहीं, ये वास्तव में प्रकाश कहाँ से आ रहा है, सन से आ रहा है। तो सन से लाइट आया ग्रह पे और वहां से टकरा के मेरी तरफ आया, तो हमें लगा कि ग्रह दे रहा है लाइट, लेकिन वास्तव में सूर्य दे रहा है। तो ये है रिफ्लेक्शन का प्रोसेस है, जिस कारण से ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रह से प्रकाश हो रहा है, आ रहा है। जैसे कि चांद, चांद एक उपग्रह है। किसका उपग्रह है? चांद पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है। और चांद के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, वो भी किससे प्रकाश लेता है? सूर्य से। आपका जो सौरमंडल है, जो सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और कई सारे उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उल्का पिंड है, इन सबको प्रकाश देने वाला एकमात्र राजा है जिसका नाम है सूर्य। मतलब सौरमंडल का डॉन कौन है? सूर्य है। यानी कि पूरे सौरमंडल में अगर किसी पर लाइट पड़ता है और वो प्रकाशित हो रहा है और आपको लग रहा है कि वहां से लाइट आ रहा है, तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि ग्रह में कोई लाइट नहीं होता है। हाँ, तारों के पास खुद का प्रकाश होता है। अगर ग्रह से लाइट आ रहा है तो ये कंफ्यूजन है, वास्तव में सन उसको लाइट दे रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है और वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, और ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा किससे प्राप्त करता है? सूर्य से प्राप्त करता है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है कौन? सूर्य। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा सूर्य है। हमने पहले ही डिस्कस किया स्टार्टिंग में ही कि हमारे पृथ्वी का जो सबसे नजदीक का तारा है वो सूर्य है, और जो उससे भी काफी दूरी पर है, जो रात में छोटे छोटे दिखाई देते हैं तारे, वो काफी दूरी पर है। क्लियर है? वो सूर्य से काफी दूरी। अगर हम पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से दिखाई दे, तो ये भी हमें चमकता हुआ प्रतीत होगा। क्यों? क्योंकि इस पर भी तो लाइट पड़ रहा है सन का, ये भी तो चमकता हुआ प्रतीत होगा। जैसे आपको चंद्रमा से लाइट दिखता है, वैसे आपको चमकता हुआ प्रतीत कौन दिखाई देगा? पृथ्वी भी दिखाई देगा, अगर आप चंद्रमा पर जाके देखेंगे तो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। टेंशन नहीं लेना है, उबना भी नहीं है, इंटरेस्टिंग है काफ़ी, इसे हमें ध्यान से पढ़ते चले जाना है। ओके। अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा डिस्टेंस, इतना बड़ा साइज एनसीईआरटी का पेज क्या है कि थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो रहा है, इसको हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। हाँ, इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। ये क्या है? इसमें हम ग्रह के बारे में जानेंगे, सूर्य के बारे में जानेंगे, और सूर्य से क्रमानुसार उसकी दूरी क्या। देखिए, सूर्य के सबसे नजदीक में है बुध। सूर्य के सबसे नजदीक में कौन है? बुध। बुध के बाद है शुक्र। बुध के बाद कौन है? शुक्र। बुध के बाद है आपका शुक्र, और शुक्र के बाद है बुध शुक्र, उसके बाद है पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। फिर है मंगल। यानी अगर आप सन की बात करें तो ये आपका सन हुआ, और सन के सबसे नजदीक में कौन है? सन के सबसे नजदीक में बुध है। बुध के बाद कौन है? शुक्र है। शुक्र के बाद कौन है? पृथ्वी है। फिर है मंगल, फिर है बृहस्पति। कौन है? बृहस्पति। फिर है शनि, एंड फिर है यूरेनस, और फिर है नेपच्यून। तो आपको क्रम में याद रहना चाहिए, क्रम वाइज, कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह? बुध। बुध के बाद शुक्र। शुक्र के बाद कौन आता है? पृथ्वी। पृथ्वी के बाद मंगल। मंगल के बाद कौन आएगा? बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि। शनि के बाद यूरेनस, एंड फिर कौन आ रहा है? नेपच्यून आ रहा है। तो क्रम वाइज डिस्टेंस के हिसाब से आपको याद हो। आपसे पूछा जाएगा कि सन से सबसे दूर का ग्रह कौन है? तो नेपच्यून। आपसे पूछा जाएगा कि पीछे से बताइए, सबसे लास्ट ओर से बताइए कि सन से 2 नंबर पर सबसे डिस्टेंस पे कौन आता है? तो यूरेनस। आपसे पूछा जाएगा कि सन के सबसे नजदीक का दूसरा ग्रह बताइए, तो एक तो बुध है और दूसरे नंबर पर कौन है? शुक्र। जो शुक्र है इसे भोर का तारा या शाम का तारा कहा जाता है, क्योंकि ये चमकीला प्रतीत होता है। और एक और खास बात है,
आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो आप कहेंगे सर बुध जो है ये सन के सबसे करीब है, तो जो सन के पास रहेगा वही तो ज्यादा गर्म होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, एग्जाम में पूछता है, काफी इंपॉर्टेंट है। जो बुध है इससे भी ज्यादा कौन होता है गर्म? शुक्र। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। इसके पीछे रीजन है, क्योंकि यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ गैसेज हैं जिस कारण से इनका टेम्परेचर ज्यादा होता है और इनका टेम्परेचर नहीं होता है। तो शुक्र सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, शाम का तारा शुक्र, भोर का तारा शुक्र, और सबसे हॉटेस्ट कौन है? शुक्र है। यहाँ तक क्लियर। लेकिन सन के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? बुध है। तो याद रहेगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। एक बार फिर से बोलो मेरे साथ। सन के सबसे करीब कौन है? बुध। बुध के बाद कौन है? शुक्र। शुक्र के बाद कौन है? पृथ्वी। फिर कौन है? मंगल। फिर बृहस्पति। फिर शनि। फिर यूरेनस। और फिर कौन है? नेपच्यून। यहां तक क्लियर है? अब ध्यान से सुनिए, जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल हैं, ये चार, इन चार की हम बात कर रहे हैं, ये चारों चट्टानों से बने हैं। किससे बने हैं? चट्टानों से बने हैं। लेकिन जो बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, जो ये चार हैं, ये चार बने हैं गैस व तरल पदार्थ से। किससे बने हैं? गैस व तरल पदार्थ से। याद रखना है, पहले चार जो हैं वो बने हैं चट्टानों से निर्मित ग्रह हैं, और बाकी के जो चार हैं वो गैस व तरल पदार्थ से बने हैं। यानी आपसे पूछा जाएगा कि सन के करीब चार पहले जो ग्रह हैं, मतलब सन के करीब पहला जो चार ग्रह है, उन चारों का निर्माण किससे हुआ है? तो उन चारों का निर्माण चट्टानों से हुआ है। और इसके दूसरे जो चार ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, इनका निर्माण किससे हुआ है? इनका निर्माण हुआ है गैस व तरल पदार्थ से। क्लियर है? तो अब क्या है ना कि ये जो चार है ये सन से करीब है और ये चारों सन से दूर है। तो चारों जो करीब है इसे आंतरिक ग्रह कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा कि आंतरिक ग्रह कौन कौन, किसे किसे कहा जाता है आंतरिक ग्रह? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह। यहां पर भी लिखा हुआ है भाई कि आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को कौन सा ग्रह कहा जाता है? आंतरिक ग्रह। आप एनसीईआरटी की बुक सामने रख सकते हैं, और नहीं भी रखिएगा तो आप एक नोटबुक सामने रखिए और उसमें साथ में पेन भी रखिए, और कुछ कुछ पॉइंट जो है लिखते जाना चाहिए, ताकि लिखने से कुछ कुछ दिमाग में याद होता चला जाता है। और शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है। और अगर आप मेंस कभी लिखते हैं तो उस समय आपका सोचने का जो शक्ति होगा वो काम आएगा, तो आप सोचिए भी और कुछ कुछ लिखिए। क्लियर है? तो आपसे पूछा जाएगा कि आंतरिक ग्रह कौन है? तो आंतरिक ग्रह चार हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और बाह्य ग्रह, बाहर का चार को कौन कौन है? तो बृहस्पति, शनि और यूरेनस, नेपच्यून, ये बाह्य ग्रह बोले जाते हैं। कौन सा ग्रह बोला जाता है? बाह्य ग्रह। और आंतरिक ग्रह किसे कहा जाता है? अंदर का चार, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अब याद हो गया? फिर से बोलो। सन के चारों सबसे करीब बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन चारों का निर्माण किससे हुआ है? चट्टानों से हुआ है। ये चार कैसे ग्रह हैं? आंतरिक ग्रह हैं। और इनके बाद का जो चार है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, इन चारों को क्या कहा जाता है? इन चारों को कहा जाता है कौन सा ग्रह? इन्हें कहा जाता है बाह्य ग्रह। ये सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं, और ये गैसें और तरल पदार्थों से बने हैं। गैस और तरल पदार्थ से बना है। और ये जो है ये सूर्य के काफी नजदीक है, और ये चट्टानों से बने हैं। कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अब ज्यादा नहीं बोलेंगे, याद हो गया होगा। दूसरी बात ये है कि आकार में सबसे बड़ा आपका बृहस्पति है। आकार में सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति है। और बृहस्पति और मंगल के बीच में क्षुद्र ग्रह का पट्टी पाया जाता है। बृहस्पति और मंगल के बीच में कौन सा ग्रह का पट्टी पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह का। यानी बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह यानी कि छोटे छोटे ग्रह, ये भी पत्थर के टुकड़े जैसे हैं, और ये भी इसमें परिक्रमा लगाते रहते हैं, इसी के बीच में पाए जाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पे पाया जाता है? तो बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में कौन सा ग्रह पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बढ़ सकते हैं, आगे बढ़े। अगर आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा, तो बस एक काम करना, ये मेरा पहला क्लास, और हम कोशिश करेंगे कि आपका जो ज्योग्राफी है वो काफ़ी बेस्ट हो। एनसीईआरटी का जो सीरीज है वो कंटिन्यूसली चले। आपके लिए हम केमिस्ट्री भी लेकर के आएंगे, और केमिस्ट्री जो साइंस का सीरीज है वो भी चलेगा। बाकी गौरव सर आपके साथ हैं, आपको समय समय पर जानकारी देते रहेंगे क्या हो रहा है। और जो एनसीईआरटी सीरीज है आपको, आप इसको ढेर सारा प्यार दें।
इसको अधिक से अधिक शेयर करें और कोशिश करें कि आप लाइक करें और कमेंट करें, जिससे हमें ये भावनात्मक रूप से पता चले, क्योंकि हम डायरेक्ट आपसे बात तो नहीं कर सकते, तो आपका संदेश कैसे मिलेगा? कमेंट्स के द्वारा या लाइक के द्वारा, ताकि हमें पता चले कि नहीं, हमें आपके लिए काम करना है और हम और पढ़ाते जाएं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे हम आते हैं इसमें, ये भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्लियर है? काफी अच्छा अच्छा टॉपिक दिया गया है, आप जितना चाहे उतना अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। जो आपका चंद्रमा है, चंद्रमा जो है ये उपग्रह है। चंद्रमा एक कैसा है, क्या है? उपग्रह है। और यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, पृथ्वी का भाई है, बहन है, ऐसा बोला जाता है। चंद्रमा उपग्रह है, पृथ्वी का सहचर है, और ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। होता क्या है ना कि ग्रह जो होता है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ग्रह किसके चारों ओर चक्कर लगाता है? सूर्य के चारों ओर। लेकिन जो उपग्रह है ये किसके चारों ओर चक्कर लगाता है? ये ग्रह के चारों ओर चलाता है। मतलब बड़ा सीनियर कौन है? सूर्य। उससे जूनियर ग्रह, और ग्रह का जूनियर कौन है? उपग्रह। क्लियर है? तो चंद्रमा एक उपग्रह है जो कि पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश व ऊष्मा प्राप्त करते हैं, जिनके भी हमने चर्चा की है, बुध से लेके नेपच्यून तक। अब आइए सौर मंडल पे। तो सौर मंडल क्या है? सौर मंडल, सौर मंडल का जो मुखिया है वो सूर्य है। सौर मंडल का मुखिया कौन है? सूर्य। और सौर मंडल एक परिवार है, और इस परिवार में कई सारे सदस्य हैं। कौन कौन है? इसमें है सूर्य, 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं, कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं, जैसे कि क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड। इन सब मिल करके निर्माण होता है किसका? सौर मंडल का। तो आपसे पूछा है कि सौर मंडल का निर्माण किस किस से होता है? तो सौर मंडल का निर्माण करने में भूमिका कौन निभाता है? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड और क्षुद्र ग्रह, सभी मिल करके किसका निर्माण करते हैं? सौर मंडल का। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं, सौरमंडल का मुखिया कौन है? सूर्य है। क्लियर? अब सूर्य के बारे में कुछ बातें। पहली चीज की जो सूर्य है ये सौर मंडल के केंद्र में उपस्थित है। सूर्य कहाँ पर उपस्थित है? सौर मंडल के केंद्र में, ये सेंटर में उपस्थित होता है। तो सूर्य जो है वो केंद्र में स्थित है। ये बहुत बड़ा है, अत्यधिक गर्म एवं गैसों का बना है। इसका जो अट्रैक्टिव फोर्स है, खिंचाव बल है, ये सौर मंडल को बांधे रखता है। यानी एक परिवार है तो परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि परिवार में सबको समझा बुझा के परिवार को बांध के रखे। तो उसी तरीके से जो सूर्य है तो वो परिवार का मुखिया है, और उसका एक जिम्मेदारी है कि वो सौर मंडल को बरकरार बनाए रखे। तो इसमें ऐसा कोई नहीं कि सूर्य हम लोग की तरह बात करेगा, सूर्य सबको बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं। सूर्य के पास एक अट्रैक्टिव फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिस कारण से सूर्य जो है वो सभी ग्रह को आपस में बांध के रखता है। तो इसी यही कारण है कि सौरमंडल बिखरता नहीं है। सौरमंडल पहले भी था, आज भी है। हाँ, वो बात अलग है कि थोड़े बड़े छोटे मोटे विस्फोट होते रहते हैं, तो छोटे मोटे क्षुद्र ग्रह भी निकलते रहते हैं, और कुछ उल्का पिंड भी धरती पे आते रहते हैं, लेकिन उससे सूर्य सौरमंडल का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो आप समझिए कि जो सौरमंडल है ये सही सलामत इसलिए है क्योंकि सन के पास कौन सा फोर्स है? एक अट्रैक्टिव फोर्स है, जो कि सौर मंडल को अपने तरफ आकर्षित करता है और बांधे रखता है। तो ये फिजिक्स का थ्योरी है, आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब क्लास 11th का एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो उसमें और डिटेल में आपको पता चले। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो सूर्य जो है वो सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत है। यानी कि इस डॉन के बिना आपका जो सौर मंडल है अधूरा है। यानी कि अगर सूर्य नहीं होगा तो फिर पृथ्वी के पास प्रकाश नहीं होगा, चंद्रमा नहीं चमकेगा। क्लियर है? तो सूर्य ही सब चीज है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सूर्य के कारण ही सारे चीज प्रकाशित होते हैं, सारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सर सूर्य जो है वो हमारे इतना करीब है, तो सूर्य के हम अत्यधिक तेज उष्मा को महसूस क्यों नहीं कर पाते? तो आपको लग रहा होगा कि ये करीब है, ये उतना भी करीब नहीं है। लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर सूर्य स्थित है। मानते हैं कि सूर्य सबसे नजदीक का तारा है, लेकिन इतना भी थोड़ा भी कि 10 कदम चलेंगे टावर पर चढ़ेंगे और सूर्य से मिल जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सूर्य जो है वो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। और आपके लिए क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं कमेंट में कि ऐसा क्या है कि न हमारा पृथ्वी जो, आप पृथ्वी पे रहते हैं तो आप जान रहे हैं कि पृथ्वी जो है वो हमारा एक समुचित एक स्टैंडर्ड को बनाए हुआ है। न ज़्यादा खतरनाक ठंडा पड़ रहा है यहाँ पे, और न ज़्यादा खतरनाक गर्मी है, एक नॉर्मल चीज़ मेंटेन करके रखा हुआ है। तो ये जो मेंटेनेंस करके रखा हुआ है इसके पीछे का रीजन क्या है? क्लियर है?
और ये कहीं ना कहीं सूर्य और पृथ्वी का कनेक्शन के कारण ही है। तो आपको सोच के बताना है कि ऐसा क्यों है। मौसम परिवर्तन ये सब नहीं बोल दीजिएगा, सन और अर्थ से रिलेट कीजिएगा कि ऐसा कौन सा रीजन है जिस कारण से पृथ्वी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो कितने करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है? 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर कौन है हमसे? सूर्य है। आगे हम ग्रह की बात करते हैं। तो ग्रह के बारे में तो हम लोग डिटेल्स अभी पढ़े ही हैं कि ग्रह कितने हैं, 8 हैं। डिस्टेंस के हिसाब से कौन कहाँ है ये भी आपको पता चल चुका है, लेकिन फिर से एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, चूंकि एनसीईआरटी कह रहा है तो करना है। ग्रह हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं और सूर्य के दूरी के अनुसार, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। तो आपको याद हो गया होगा कि सबसे करीब कौन है? बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। आपसे पूछा जाए कि बताओ 4 ऐसे ग्रह का नाम बताओ जो चट्टानों से मिलकर बना था, नाम कौन बताइएगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और आपसे पूछा जाए कि 4 ऐसे बताओ जो बाह्य ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो बाह्य ग्रह वाले कौन है? ये 4, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। इसका मतलब बाकी का जो 4 है वो आंतरिक ग्रह होगा। क्लियर। उसके बाद है कि सौर मंडल के जितने भी 8 ग्रह हैं, जैसा कि आपको पता है कि सौर मंडल के जो ग्रह हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो चक्कर एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पे लगाते हैं, काफी बड़ा वृत्ताकार गोलाकार पथ पे चक्कर लगाता है। और उस को कहा जाता है कक्षा। क्या कहा जाता है? कक्षा, यानी कि इंग्लिश में आप कहें तो इसको ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। तो आप सोचिए कि अगर बुध सूर्य के सबसे नजदीक है तो सबसे कम समय में चक्कर कौन लगा पाएगा? बुध लगा पाएगा। और सबसे दूरी पर कौन है? नेपच्यून है। तो इसको चक्कर लगाने में काफी ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि इसका जो रेडियस होगा वो काफी ज्यादा होगा। क्या इसमें कोई दिक्कत? तो बुध जो है वो सूर्य के सबसे नजदीक है और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे 88 दिन लगता है। अब इतना भी नजदीक नहीं है। जो बुध है उसे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितना दिन लगता है? 88 दिन लगता है। और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जो आकार एवं आकृति है वो लगभग पृथ्वी के ही समान है, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी का क्या कहा जाता है? जुड़वा ग्रह। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका आकार एवं आकृति लगभग क्या है? एक समान है। अभी तक, यानी कि कुछ दिन पहले की बात है, वैसे एनसीईआरटी में तो मेंशन काफी पुराना किया हुआ है, लेकिन कुछ दिन पहले तक प्लूटो को भी एक ग्रह की श्रेणी में रखा गया था। लेकिन अगस्त 2006 में निर्णय लिया गया कि भैया ये प्लूटो जो है ये एक ग्रह नहीं है, तो इनको ग्रह की कैटेगरी से निकाल दिया गया है। ठीक है, तो इन्हें बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। काफी छोटा चैप्टर है, अब ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो ये सारा चीज क्लियर होता चला जाएगा। और यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया था, इसको एक बार अच्छे से हम पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी का जो साइड में पॉइंट लिखा होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। कह रहा है कि रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। तो सही, रात में आसमान देखते हैं, वो भी चंद्रमा नहीं हो, अमावस्या की रात हो, काफी अच्छा दिखता है, एकदम चमकीला चमकीला तारा। तो यहाँ पे लिखा है खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। यानी खगोलीय पिंड एवं उनकी गति से रिलेटेड जो स्टडी करता है उन्हें कहा जाता है खगोल शास्त्री। और जो आर्यभट्ट हैं ये प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। जो आर्यभट्ट थे वो हमारे अपने ही भारत के काफी प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। और उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह जो है तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि हमने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण सारी चीजें चमकती हुई प्रतीत होती है, तो उसी के कारण वो चमकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो रिसर्च करने में लगे हुए हैं। और हम लोग तो एक तुच्छ प्राणी है जो चीज़ों को 2% चीज़ों को आपसे शेयर करते हैं, आप भी पढ़ते हैं। लेकिन बहुत ऐसे विद्वान लोग हैं जो इन पे आज भी रिसर्च कर रहे हैं, जिनके आज भी बाल जो है सफ़ेद हो गए, जिनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपको नई नई इन्फॉर्मेशन ला के देना, और आपका काम है कि उसको सीख के आगे बढ़ते चलें। आगे बढ़ते हैं। एक काम करते हैं,
एनसीईआरटी का इतना पार्ट हमने कंप्लीट किया और आज हम अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका काम होगा कि जहाँ तक हम डिस्कस किए हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी इच्छा से, वैसे तो हमने अंडरलाइन भी किया है, बताया भी है कि कौन कौन सा पॉइंट लिखना है, तो आप एक बार उसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं पृथ्वी से, ठीक है। और पृथ्वी से स्टार्ट करेंगे और फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। वैसे तो ये छोटा ही था, लेकिन नेक्स्ट क्लास में इसको हम ख़त्म करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ में आया होगा तो एक बार इसके बारे में अपना राय जरूर दीजिए।